दोनों एक सेपरेट एंटिटीज हैं जो अपना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। बट मार्केट को जब हम देखते हैं तो मार्केट में देयर आर अ लॉट ऑफ सेलर्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बायर्स एज वेल। ठीक है, यानी कि कुछ की डिमांड आ रही होती है और कुछ से सप्लाई आ रही होती है। तो मार्केट में ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होती है, जब हम एनालिसिस करें तो पता चलता है कि बायर और सेलर दोनों जिस रेट पे एग्री करते हैं, या डिमांड और सप्लाई जो अपना अपना प्रेशर मार्केट के ऊपर इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, वो दोनों, बायर की कोशिश है कि वो सस्ते से सस्ती चीज़ खरीद ले, ऑन द अदर साइड सेलर की कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रॉफिट कमा सकता है, जितनी महंगी चीज़ दे सकता है या जितनी सेलिंग प्राइस ज़्यादा कर सकता है, वो उतने पे बेचे। सो ये दोनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड देन देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे कोई बायर और कोई सेलर दे एग्री टू वन प्राइस, दे एग्री टू वन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल है, जो बायर है वो लेट्स से 35,000 में लेना चाह रहा है, एंड देयर इज अ सेलर हु वांट्स टू सेल दैट मोबाइल फॉर 40,000। अब देर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, या प्राइस, एक जो बायर है वो 35,000 पे खरीदना चाह रहा है, जो सेलर है वो 40,000 पे बेचना चाह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी, या बाइंग सेलिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी, एक्सचेंज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो क्या होगा, देयर विल बी अनदर बायर, प्रोबेबली देयर विल बी अनदर सेलर। नेक्स्ट बायर आता है, वो शायद 36,000 पे खरीदने पे तैयार है, एंड द सेलर वो 39,000 पे बेचने पे तैयार है। स्टिल देयर इज अ गैप, सो एग्जीक्यूट नहीं हो रही कोई भी ट्रांजेक्शन। एक और बायर आता है, लेट्स से वो 37,000 में खरीदने पे तैयार है, एंड अ सेलर कम्स जो 37,000 पे बेचने को तैयार है। नाउ दैट कम्स अ पॉइंट जहाँ पे बायर खरीदने को तैयार है और सेलर बेचने को तैयार है। सो इस पॉइंट के ऊपर जो ट्रांजैक्शन है, जो ट्रेड है, जो बाइंग सेलिंग है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, सो जब हम इसको ग्राफिकली, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, जब हम ग्राफिकली इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में मिल जाती है, एट दैट पॉइंट ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। आपने बहुत सारे कर्व्स बना लिए, सो ये अब आपके लिए बड़ा आसान होगा। यहाँ पे आप प्राइस लिख देते हैं और क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जब आपने डिमांड का ग्राफ बनाया था इट विल बी लाइक दिस, जब आपने सप्लाई का ग्राफ बनाया था तो इस किस्म का बना था। सो अगर आप ये देखें, ये जो एक पॉइंट आ रहा है, दिस वन, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये प्राइस, और अगर हम हॉरिजॉन्टल पे जाएं तो जो भी उसकी डिमांड या सप्लाई होगी। सो जहाँ पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, EQUI, मैं लिख देता हूँ बल्कि। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जिस पे बायर खरीदने को तैयार है और सेलर बेचने को तैयार है। दे बोथ हैव एग्रीड ऑन अ पॉइंट, ऑन अ प्राइस, जो बायर को भी सूटेबल है, जो सेलर को भी सूटेबल है, और उस पॉइंट पे वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां तक कोई चीज नहीं समझ आई तो पूछ लो। आगे समझ। अब जो आपने डिमांड और सप्लाई, ये जो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, इनके हवाले से इसको समराइज करते हैं। आपको ये स्क्रीन अभी भी नज़र आ रही होगी। जब हमने पढ़ा था कि प्राइस की वजह से जब डिमांड और सप्लाई अफेक्ट होती है तो कर्व शिफ्ट नहीं होता, बल्कि वो पॉइंट मूवमेंट अलोंग साइड कर्व ही होती है कि वो पॉइंट उसी कर्व के ऊपर कहीं शिफ्ट हो जाता है। बट जब कोई भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की डिमांड अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो हमारा कर्व शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, सो मैं इसको क्विकली आगे बता रहा हूँ। जब हमारी डिमांड बढ़ती है
किसी भी वजह से, लेट से इनकम की वजह से बढ़ गई या पॉपुलेशन की वजह से बढ़ गई, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स राइट साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो हमारा पहले ये वाला पॉइंट था जो सेंटर में यहाँ पे मौजूद है, अब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देखें तो शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को पहले तो समझ लें। सिचुएशन ये थी कि डिमांड हमारी इंक्रीज कर गई है, लेट से इसको मैं T2 का नाम दे देता हूँ। हमारी डिमांड इंक्रीज कर गई है ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड, यानी कि D2 नया कर्व बन जाएगा। अब सप्लाई कर्व वहीं पे है और डिमांड कर्व देखें तो वो शिफ्ट हो गया है, तो एक नया पॉइंट आएगा, इसको मैं कह देता हूँ इक्विलिब्रियम 2, E2 कह देते हैं इसको। अब ये आपको क्या बताता है कि जब हमारी डिमांड अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से इंक्रीज होगी तो हमारी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी, कीपिंग इन व्यू दैट सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए सप्लाई तो नहीं बढ़ी ना, हम इस टाइम पे सिर्फ एक कंडीशन को देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई, डिमांड और सप्लाई सेम रही, तो नतीजा क्या हुआ, पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, लेट से यहाँ पे प्राइस 10 रुपए थी जो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और अगला पॉइंट लेट से 15 रुपीज है। सो जब हमारी सप्लाई सेम रही और डिमांड इंक्रीज कर गई तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, हमारी प्राइस भी इंक्रीज कर गई, एंड वी हैव कम टू अ पॉइंट, अ न्यू इक्विलिब्रियम, जिसको E2 का मैंने नाम दिया। सो E1 से E2 पे हम आ गए और प्राइस इंक्रीज हो गई। ये पॉइंट समझ आ गया? इसमें भी अगर कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। सर रिपीट कर दें प्लीज। ओके, देखें ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हैं कि शिफ्ट, हमारा जो भी डिमांड कर्व है चाहे सप्लाई कर्व है, वो शिफ्ट क्यों होता है। शिफ्ट तब होता है जब अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से हो, यानी कि इनकम है, पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इनपुट मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। तो अगर प्राइस के अलावा किसी वजह से हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, फैशन की वजह से इंक्रीज हो गई, रिचुअल्स की वजह से इंक्रीज हो गई, तो क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि हमारी डिमांड जो है वो पॉपुलेशन की वजह से या इनकम की वजह से इंक्रीज हो गई है। सो जब भी हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जो मैंने नया यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसको मैं D2 का नाम दे रहा हूँ, दिस वन D2। सो ये जब मैंने न्यू कर्व ड्रॉ किया तो अब मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मिलते हैं, दैट मीन्स प्राइस सेट हो जाती है कि बायर इस प्राइस पे खरीदने को तैयार है और सेलर इस प्राइस पे बेचने को तैयार है। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। अब जब डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई है, यानी कि D2 कर्व बन गया है, सप्लाई सेम है, तो अब ये इंटरसेक्ट एक नए पॉइंट पे कर रहा है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट मेरा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया जिसे E2 के नाम से किया। अब जब आप इसको प्राइस की तरफ लेके जाते हैं तो आप देखते हैं पहले अगर प्राइस 10 थी, ये वाली, तो अब वो प्राइस इंक्रीज हो गई है और 15 पे चली गई। ठीक है, सो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालता हूँ कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है, यानी कि खरीदने वाले ज़्यादा है और बेचने वाले उतने ही हैं जितने पहले थे, तो रिजल्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके सर, थैंक्स। ठीक है जी, नाउ दिस वाज वन कंडीशन। अब अगली कंडीशन पे चलते हैं। वही सेम ग्राफ में ड्रॉ करने लगा हूँ। लेट्स से कि on vertical side we have the price,
and on horizontal side we have quantity, demand और supply. So demand curve, इसको हम डिमांड कर्व कह देते हैं, एंड दिस इज सप्लाई कर्व. तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट. ठीक है. सो लेट्स से यहाँ पे प्राइस 1 थी. अब सेकंड कंडीशन, लेट्स से हम कहते हैं कि डिमांड डिक्रीज हो गई, सप्लाई वही रही और डिमांड, लोगों की इनकम कम होने की वजह से डिमांड कम हो गई. तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो किस साइड पे शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा. सो इसको मैं अब दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ. सो लेट्स से हमारा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया. इसे मैं D2 का नाम दे देता हूँ. अब दिस वन वाज द इक्विलिब्रियम पॉइंट अर्लियर. अब क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो गई है तो वो एक नए पॉइंट पे सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रही है. तो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं और इसको E2 का नाम दे देते हैं. तो ऐसे सीन में कि जब डिमांड कम हो गई है और सप्लाई उतनी ही रही, तो प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? प्राइस कम हो जाएगी. प्राइस कम हो जाएगी. प्राइस कम हो जाएगी. सो सेकंड कंडीशन इज व्हाट, कि अगर सप्लाई कांस्टेंट रहती है और हमारी डिमांड अदर देन प्राइस वेरिएबल की वजह से, या हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट कब होगा ये अब आपको याद होना चाहिए कि जब डिमांड हमारी कम हो जाती है. तो जब डिमांड कम हुई, सप्लाई सेम रही, तो रिजल्ट क्या आया? हमारी मार्केट के अंदर जो प्राइस थी किसी भी प्रोडक्ट की वो कम हो गई, यानी कि वो प्रोडक्ट सस्ती हो गई. ठीक है. ये दो कंडीशन हो गई. इस कंडीशन की भी सबको समझ आ गई? यस सर. ठीक है. अब इस किस्म की जितनी मर्जी कंडीशंस मैं आपको बताता जाऊं, अगर आपको रूल्स पता है तो अब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. फॉर एग्जांपल ये अगेन एक ग्राफ ड्रॉ किया. अब कंडीशन ये है कि हमारी सप्लाई इंक्रीज हो गई और डिमांड कांस्टेंट रही. थर्ड कंडीशन, जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो हमारा कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. डिमांड इंक्रीज हो तो डिमांड कर्व भी राइट साइड पे शिफ्ट होता है, सप्लाई इंक्रीज हो तो सप्लाई भी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है, और दोनों जब कम होते हैं तो लेफ्ट साइड पे. सो अब अगर मैं इस सप्लाई कर्व को शिफ्ट करूं टुवर्ड्स राइट, तो राइट का मतलब है वो सप्लाई कर्व यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाएगा. इसको मैं S2 का नाम दे देता हूँ. Now what is the situation or the condition? The condition is that my price remains my demand remains constant and the supply has increased. क्यों इंक्रीज हो गई? लेट्स से हम कहते हैं रॉ मटेरियल जो है वो सस्ता हो गया. सस्ता होने की वजह से ज़्यादा परचेजिंग हो सकती है. जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदा और ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि कोई नई मशीन आ गई, उसने ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दी. सो जो भी है ये सारा कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं. सब यहाँ पे कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इफ डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट एंड द सप्लाई इंक्रीजेस, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? हमारा जो सप्लाई कर्व है इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड. अब पहले अगर इक्विलिब्रियम ये पॉइंट था जब पहले डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब सप्लाई कर्व शिफ्ट होने की वजह से, जो कि राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा? एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा दिस साइड. अगर मैं उसको प्राइस पे लेके जाऊं तो ये प्राइस आ जाएगी. अब आप मुझे ये बताएं कि अगर डिमांड कांस्टेंट रही और सिर्फ सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? प्राइस सर कम कम हो हो जाएगी गई. सर. प्राइस कम हो जाएगी. ठीक है. सो दैट्स गुड, आप सबको समझ आ रहा है. अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट कंडीशन करके देख लेते हैं कि सप्लाई कम हो गई. जब सप्लाई कम होगी तो कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा? सर लेफ्ट साइड. लेफ्ट लेफ्ट साइड. साइड पे सर. सो ये लेफ्ट साइड पे इसको शिफ्ट कर देते हैं. दिस इज, लेट्स से हम इसको S2 कह देते हैं. सर इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ऊपर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जी सर ये बिल्कुल. देखिए ना ऊपर हो गया शिफ्ट. लेफ्ट एंड अपवर्ड साइड आप बिल्कुल कह सकते हैं. ठीक है. लेकिन सिर्फ अपवर्ड साइड इसलिए नहीं कह सकते कि अपवर्ड साइड तो यहाँ पे भी हो सकता है.
बट ये अगर राइट साइड पे है तो फिर ये इंक्रीज है, अपवर्ड। आप इसको कंप्लीट लिखेंगे फिर, लेफ्ट साइड एंड अपवर्ड साइड। सो अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू, पहले अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जिसे मैं E2 का नाम दे देता हूँ। so, अगर डिमांड कांस्टेंट रही और सप्लाई कम हो गई तो प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, प्राइस सर इंक्रीज होगी ज्यादा हो सर। जाएगी। प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो अब ये आपको मैंने समरी बता दी है, ये दोनों भी चेंज हो सकती हैं। चलें दोनों करके देखते हैं, एक और कंडीशन लगा के देखते हैं। मैं कहता हूं कि सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम होगी तो हमारा कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड। लेट्स से मैं इसको कहता हूं दिस इज S2, और साथ में ये कहता हूं कि डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, सप्लाई डिक्रीज हो गई और डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब सप्लाई डिक्रीज हुई थी तो कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। और डिमांड इंक्रीज होगी तो मेरा डिमांड का कर्व राइट साइड पे राइट शिफ्ट हो साइड गया। पे। ठीक है, सो लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरा डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, इसको मैं D2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था तो अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन जाएगा जहां पे न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इसे मैं E2 का नाम दे देता हूँ। So, अब मेरी प्राइस पे क्या फर्क पड़ा, इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज हो गई। सो अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हमारी प्राइस जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अब इस पूरे टॉपिक में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। गुड। इसकी बेस पे एक्चुअली आपके पास एक असाइनमेंट है जो आपने करनी है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। ये वर्ड की फाइल आपको नजर आती होगी, ये आपकी असाइनमेंट है। आपने मुझे बताना है कि प्राइस पे दो चीजें आपने बतानी है, रिक्वायर्ड आप हाईलाइट देखे नीचे हुआ है कि प्राइस पे क्या इम्पैक्ट आएगा और कर्व्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। सो पहली कंडीशन देखें, पहली सर कंडीशन ग्राफ है, एक, सर इसका इधर ग्राफ ड्रॉ करना है। जी बिल्कुल, ये ग्राफ ड्रॉ करके ही आपको पता चलेगा कि ठीक है। क्या इम्पैक्ट आएगा। सो अगर डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे सिंपल सा, जो आपने पहले भी किया हुआ है ना, डिमांड और सप्लाई के जो आपने असाइनमेंट जमा करवाई थी, आप चाहे वही वाला टेबल ले सकते हैं। जब आप एक इक्विलिब्रियम बना लेंगे उसके बाद आप ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, एक ग्राफ सब कंडीशंस के लिए सेम रहेगा, डिमांड और सप्लाई का वो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। सो इट विल रिमेन द सेम। जब आप कंडीशन अप्लाई करने लगेंगे फिर आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशन करनी है। सबसे पहले देखें, व्हेन डिमांड इंक्रीजेज एंड सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसी सूरत में क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो आप एक नया कर्व बनाएंगे डॉटेड सा ताकि पता चल सके कि ये न्यू कर्व है, उसको आप D2 का नाम दे दें। और सप्लाई वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो इसका मतलब है कि आपका सिर्फ डिमांड कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा और उसको आप एनालिसिस करके रिजल्ट में बताएंगे कि प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि इस कंडीशन में प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया, ये जी पॉइंट सर। हो गया। यस सर। सेकंड भी बिल्कुल आसान है, इसको मैं फोकस नहीं कर रहा, थर्ड पे आ जाए। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस इन सेम पोर्शन, मतलब डिमांड जितनी बड़ी है एग्जैक्टली उतनी ही सप्लाई भी बढ़ गई है।
जब ऐसा होता है तो फिर प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक न्यू इक्विलिब्रियम तो जरूर बनेगा, एक नया E2 जरूर बनेगा, लेकिन वो बिल्कुल उसी के बराबर बनेगा जितना आपने जितनी आपकी पहले प्राइस थी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसमें परसेंटेज की बात करते हैं। आपकी डिमांड थी 2, 4, 6, 8, एक सर्टन प्राइस के ऊपर 2, 4, 6, 8 वॉज द डिमांड। सो अगर आप परसेंटेज चेंज देखें तो 100% चेंज बन रहा है, यानी कि 2 से 4 डबल हो गई ना। सो इसको हम कहते हैं 100% इंक्रीज हो गई डिमांड। इसी तरह 6, 8 ऑनवर्ड्स एंड सो ऑन चलता रहता है। अगर आप इसी प्रपोर्शन से सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो प्राइस फिर भी सेम होगी। मैं आपको इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ये थोड़ा सा सब टेक्निकल। ओके, सो फर्स्ट दिस इज डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। इसको मैं सप्लाई कर्व कह रहा हूँ, दिस इज डिमांड कर्व। सो वी हैव एन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। अब द क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट इज कि मेरी डिमांड भी इंक्रीज हो गई और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई, बोथ इन द सेम प्रोपोर्शन। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो मेरा कर्व आप देखेंगे राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। लेट से ये एक नया कर्व बन गया D2 और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई सेम प्रोपोर्शन में, तो सप्लाई कर्व भी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मेरा सप्लाई कर्व भी राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, इट विल बी इंटरसेक्टिंग द डिमांड कर्व एट अ सर्टेन पॉइंट, लेट्स से दिस। इसको मैं कह देता हूँ E2। तो मेरे कर्व्स पे तो क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड कर्व भी राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और सप्लाई कर्व भी राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। लेकिन जब मैं प्राइस को एनालिसिस करूंगा तो प्राइस वही होगी जो पहले थी, अगर ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुए हैं तो। यानी कि जितने प्रोपोर्शन में डिमांड इंक्रीज हुई है एग्जैक्टली उतने ही प्रोपोर्शन की अगर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाए तो मार्केट के अंदर चीज़ें खरीदी और बेची तो ज़्यादा जाती हैं, लेकिन उसकी प्राइस सेम रहती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया? ओके यस सर, अब आ सर। गया समझ। ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंगली ये जो असाइनमेंट है ये मैं आपके साथ अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। आपने टोटल ये 6 कंडीशंस हैं, इन 6 कंडीशंस के 6 ग्राफ बनाएंगे आप, और फाइनल लास्ट में 2-2 लाइनों में सिर्फ ये लिखते जाएंगे कि आपके कर्व्स पे क्या इम्पैक्ट आया, यानी कि आपका डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट हुआ, और आपकी प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा, प्राइस ज़्यादा हो गई, प्राइस कम हो गई या प्राइस सेम रही। सो ये आपकी लास्ट असाइनमेंट है बिफोर योर एग्जाम्स। सर ये ग्राफ पेपर पर बनाने हैं या फिर कोई भी असाइनमेंट पेपर किसी पर भी बना पेपर लेते पे बना ले, ग्राफ पेपर पे बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बेहतर समझ आ जाएगी, बट इसके लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सादे पेज के ऊपर भी बना सकते हैं। सर प्राइसेस वगैरह खुद से लिखेंगे अज्यूम करके जो जी मर्जी? बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपको ऑलरेडी मैंने डेटा दिया होगा ना, जो अब आपने डिमांड और कर्व और सप्लाई कर्व की जो पहली दूसरी असाइनमेंट्स आपने जमा करवाई थी, डेटा आप चाहे वही वाला लेना, या आप खुद भी बना सकते हैं जो आपको आसान लगता है, छोटा सा डेटा बनाए। क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट आपने डेटा एनालिसिस नहीं करना, इम्पोर्टेंस ये है कि आप जब डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट करेंगे तो प्राइस का आपको पता चलना चाहिए कि प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ज़्यादा फोकस आपने कर्व्स के ऊपर करना। ओके सर। ओके जी, नाउ इसके बाद हम डिमांड सप्लाई का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया आपका। अब हम चल रहे हैं यूटिलिटी की साइड पे। इकोनॉमिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हैं। जैसे डिमांड मैंने आपको बताया वो बायर या कंज्यूमर से रिलेटेड थी, सप्लाई जो थी वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से रिलेटेड थी या सेलर से रिलेटेड थी। इसी तरह जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं, यूटिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में भी दिया था कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी को हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं,
पर्पस होता है कि उससे हमारी कोई नीड पूरी हो, और नीड पूरी होने का मतलब ये है कि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। इन अदर वर्ड्स, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम कहते हैं वी गेट यूटिलिटी फ्रॉम इट। ठीक है, सो यूटिलिटी क्या है, वन बाय वन अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चीज़ें हमें एज्यूम करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, आई एम हैप्पी, लेकिन मैं कितना हैप्पी हूँ मैं ये नहीं बता सकता। मतलब मैं आई कैन से कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मैं कल की निस्बत आज ज़्यादा खुश हूँ, या मैं 4 दिन की निस्बत आज ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन 10 खुश हूँ, 5 खुश हूँ, 8 खुश हूँ, 2 खुश हूँ, ये नहीं बताया जा सकता। तो इस पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं इकोनॉमिक्स में। इस लॉ के अंदर भी अभी ये चीज़ आएगी, ये मैं अभी आपको लेटेस्ट स्टेज पे बताता हूँ। सो यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी क्या है, अगर हमने सेटिस्फेक्शन को मेजर करना है, इसको हम कहते हैं यूटिलिटी। मैं पानी पीता हूँ, पानी से मेरी प्यास खत्म होती है, मेरी एक नीड खत्म होती है, आई गेट सेटिस्फाइड, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे पानी से यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज़ वजनी है या हल्की है, हैवी है या लाइट है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कहते हैं इसको केजी में बताएं। 10 kg है तो ये हैवी है, 1 kg है तो ये लाइट है। सो बेसिकली जैसे हम किलोग्राम्स को मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह यूटिलिटी इज अ मेजर फॉर सेटिस्फेक्शन। सो क्या ये रेफर करते हैं, यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन रेफरिंग टू द टोटल सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और अ सर्विस। ठीक है, सो चीज़ यूज़ करके भी हमें सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, और कोई सर्विस यूज़ करके, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई प्रोडक्ट तो नहीं देता, वो सर्विस देता है। लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें जो सर्विसेज में, सो दोनों जो भी आपको सेटिस्फेक्शन देते हैं, दैट मीन्स इन इकोनॉमिक्स हम उसको यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी मेजर्स द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड और सर्विस और यूजफुलनेस। का मतलब कि जो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, इसका मतलब है वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है, और जो प्रोडक्ट कम यूटिलिटी दे रही है, इसका मतलब है वो हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रही है। देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिटी। मार्जिनलिटी कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पानी का ग्लास पीते हैं, आपको लेट से 10 यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, आप दूसरा पानी का ग्लास पीते हैं तो क्या हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, एक गिलास से सेकंड ग्लास, सो एक गिलास से दूसरा गिलास। सो एक गिलास से दूसरे गिलास तक के दरमियान आपको जितनी एडिशनल या जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। रिपीट कर रहा हूँ, जैसे एक गिलास पानी का पिया, उससे मुझे 10 यूटिलिटी मिली। जब मैंने 2 गिलास पानी के पिए तो मेरी टोटल यूटिलिटी लेट से 18 हो गई। अब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि एक गिलास से मुझे 10 यूटिलिटी मिली थी, जब मैंने दूसरा गिलास कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 18 हो गई। तो सेकंड ग्लास से मुझे, सिर्फ एक ग्लास की बात कर रहा हूँ, सेकंड ग्लास से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 8। 8। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, सो एक यूनिट को जब आप एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा यूनिट से आपको जितनी यूटिलिटी मिलती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह परसेंटेज में भी कर सकते हैं ना, मतलब 80% मिली है। आप उसको परसेंटेज में कर लें, या बेसिकली तो यूटिलिटी को जब हम ये लॉ पढ़ेंगे तो इसमें एक वर्ड लिखा होगा कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो आप उसको परसेंटेज में करें या नंबर में करें, प्रैक्टिक आप कैसे बता सकते हैं कि आप 8 खुश हैं या 10 खुश हैं या 15 खुश हैं। ठीक है, सो इस लॉ की एक लिमिटेशन है, आप कह लें एजम्पशन, हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो चाहे परसेंटेज हो, बट ये लिमिटेशन ही रहेगी कि हम एग्जैक्टली यूटिलिटी कितनी मिल रही है। हम ये तो कह सकते हैं कि ज़्यादा मिल रही है या कम मिल रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितनी ज़्यादा मिल रही है और कितनी कम मिल रही है।
ठीक है, सो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। सो एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिश करना होता है कम होते जाना, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाना। और मार्जिनल यूटिलिटी का आपको ऑलरेडी पता चल गया कि क्या है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? ये कहता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of a specific commodity, utility from the successive units goes on diminishing. Diminishing का मतलब goes on decreasing, कम होती जाती है। So law of diminishing marginal utility हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट के यूनिट्स एक्स्ट्रा कंज्यूम करते रहते हैं, वैसे वैसे हमें यूटिलिटी मिल तो रही होती है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही होती है। रिपीट कर रहा हूं फिर से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक ही प्रोडक्ट के एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, यानी कि पहला पानी का ग्लास पिया तो हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जीरो, जब हमें प्यास, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और पहला गिलास पानी का पिया, तो उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो दूसरे पानी के गिलास से ज़्यादा होगी। वर्ड जिसको बिल्कुल उल्टा समझ लें तो दूसरे क्लास की जो मार्जिनल यूटिलिटी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? सर अब आ रही है। रुक नहीं आ रही है। ओके, अब ठीक है। यस सर। ठीक है, सो रिपीटिंग द सेम थिंग कि मार्जिनल यूटिलिटी हर एक्सेसिव यूज ऑफ यूनिट के साथ, जैसे पानी का एक गिलास आप पीते हैं तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, लेट से 10 मिलती है। जब आप दूसरा पानी का ग्लास मिलते हैं तो आपको पहले की निस्बत कम सेटिस्फेक्शन होती है। अभी आपको प्यास लगी हुई है, आपने पहला ग्लास पानी का पी लिया एंड यू आर स्टिल फीलिंग थर्स्टी, तो आपको अभी भी उससे यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन वो पहले पानी के ग्लास से कम होगी। ऐसा ही है। यस सर। Similarly, let's say you are still feeling thirsty and you have the third glass of water, तो क्या होगा कि अभी भी आपको टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, लेकिन वो पहले और दूसरे क्लास से कम होगी। देन आप फोर्थ पे आ जाते हैं, आप फोर्थ पानी का वाटर ऑफ ग्लास कंज्यूम करते हैं तो आपकी उससे भी कम होगी। सर ऐसा क्यों होता है? सर आवाज नहीं आ रही। भी ज्यादा दूसरे पानी के ग्लास से कम होगी। जी बेटा, आप आवाज आ रही है? जी सर अब आई। ओके, कमिंग बैक टू द सेम थिंग, चले यहाँ से एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज अ मैन इज थर्स्टी, he goes to the market and buys one glass of water. The glass of water gives him immense pleasure, as we say the first glass of water has greater utility for him. ठीक है, सो ये सिंपल सी बात है कि वो प्यासा है, वो पानी पीता है, पहला ग्लास जो है वो उसको
एक अच्छी और ज्यादा यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है. देन if he takes the second glass of water, after that the utility will be less than that of the first one. यूटिलिटी मिल रही है लेकिन पहले ग्लास के निस्बत कम है. इसी तरह if he drinks third glass of water, तो क्या होगा, यूटिलिटी उसको फिर भी मिल रही है लेकिन कंपैरेटिवली कम होगी. इसको अगर हम ग्राफ में या इसको स्केड्यूल बना के देखें तो आप देखें पहला ग्लास उसने जब पानी का पिया तो उसको टोटल यूटिलिटी मिली 20 और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, वो भी 20, बिकॉज उसका फर्स्ट दैट वाज द फर्स्ट ग्लास, सो यूटिलिटी वाज 0 और 20 का डिफरेंस लें तो 20 आ जाएगा. सेकेंड ग्लास जब उसने पिया तो उसकी टोटल यूटिलिटी 32 हो गई, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी फिर कितनी हुई, 12 ये कैसे पता चला आपको? सर टोटल से यस, सो टोटल से जो एडिशनल मिली आप डिफरेंस ले लेंगे, 32 माइनस 20 दैट इज 12. सो पहले ग्लास से उसको 20 मिली थी, दूसरा ग्लास टोटल हो गया 32, तो जो दोनों के दरमियान डिफरेंस हुआ दैट इज 12. सो ये उसको मिला सेकेंड ग्लास से. इसी तरह फिर थर्ड ग्लास से उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई 40, मार्जिनल देखें तो 8. देन उसको मजीद उसने पानी पिया, उसकी टोटल यूटिलिटी हो गई 42, मार्जिनल यानी कि फोर्थ क्लास से उसको कितनी मिली, सिर्फ 2. he had the fifth class as well. अब उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, ये बस उसने बोतल थी उसने कहा फेंकनी तो है, चले खत्म करके ही फेंक देता है. सो यहाँ पे उसको कोई एक्स्ट्रा यूटिलिटी नहीं मिली. देन दे हैड द सिक्स्थ ग्लास ऑफ वाटर. 6 ग्लास ऑफ वाटर. अब ऑब्वियसली जब एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा आप कंज्यूम करते जाएंगे तो वो डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी. नाउ द यूटिलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे कि सेटिस्फेक्शन मिल रही थी या जो उसको फायदा दे रही थी, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा. नाउ इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, नाउ इट विल क्रिएट एन इशू फॉर हिम. सो वो यूटिलिटी जो है वो डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी. सो इससे क्या होगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है जो डिससेटिस्फेक्शन में क्रिएट हो गई है वो नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, तो इस पूरे पॉइंट के अंदर क्या कहने का क्या मकसद है कि जैसे जैसे आप सिमिलर प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उस पॉइंट के बाद भी अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज करते चले जाएं तो क्या होगा, वो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन की बजाय डिससेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी और आपकी टोटल यूटिलिटी फिर से कम होना शुरू हो जाएगी. यहां तक समझ आ गया? यस सर. ओके सर. ये है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब मैं इस पूरे लॉ को डिफाइन कर रहा हूँ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि जैसे जैसे हम सिमिलर प्रोडक्ट के एक्स्ट्रा या एक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं हमारी टोटल यूटिलिटी एक सर्टेन पॉइंट तक बढ़ती जाती है और उस पॉइंट पे मैक्सिमम होती है जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है. ठीक है, सो अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी 0 होने के बावजूद मजीद यूनिट कंज्यूम करते जाएं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है और हमारी टोटल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है. दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसको अगर अब आप ग्राफिकली बनाएंगे तो ये इस किस्म का आपका ग्राफ बनेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपकी वो एक सर्टेन पॉइंट से, टोटल यूटिलिटी तो आपकी बढ़ रही है लेकिन आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक सर्टेन पॉइंट से कम होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी और ये वो पॉइंट होगा जिस पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी. आपने दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस रखना है.
सो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी वहाँ पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी और टोटल यूटिलिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी। दिस होल थिंग इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आखिर में इसकी कुछ एजम्पशंस पे आते हैं। एजम्पशन से मतलब कि ये चीज़ें हमें एज्यूम करना पड़ती हैं इस लॉ को प्रूव करने के लिए। जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था, उसमें भी हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। सो द फर्स्ट एजम्पशन इज रैशनैलिटी। ये लॉ का फायदा या ये लॉ को पढ़ने के लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लोगों को पता है कि यूटिलिटी क्या है और लोग अपनी यूटिलिटी मैक्सिमम करना चाहते हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में बहुत पहले सबसे पहले लेक्चर पे दोबारा आपको याद करवा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तभी उसमें ये चीज़ थी कि हम कैसे अपने कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी नीड्स और वांट्स और विशेस को पूरा कर सकते हैं। ये थी इकोनॉमिक्स। तो यूटिलिटी भी यही है कि हम कैसे अपने कम से कम रिसोर्सेज को लगा के ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। ठीक है। सो रैशनैलिटी, पहली एजम्पशन ये है कि जो भी कंज्यूमर है उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि अपनी लिमिटेड इनकम में रह के वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी लेना चाहता है। अगर वो लेना ही नहीं चाहता तो फिर ये सारा कुछ पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। नंबर 1, diminishing marginal utility. The utility gained from the successive unit of a commodity diminishes in a given time period. कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक गिलास पानी का आज पिए, दूसरा गिलास कल पिए, तीसरा गिलास परसों पिए, ऐसी सूरत में मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है। सो इट शुड बी अ गिवन टाइम पीरियड कि लेट्स से 5 मिनट के अंदर आपने 6 पानी के गिलास पीने हैं तो फिर ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। कंजम्पशन टू बी कॉन्टिन्यूस, ये जैसे मैंने आपको भी बताया कि ऐसा नहीं है कि एक पानी का गिलास आज पी रहे हैं, एक पानी का गिलास दोपहर में पियेंगे, एक पानी का गिलास शाम में पियेंगे, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है कंजम्पशन, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी शायद कम नहीं होगी बल्कि वो ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि सुबह आपने पानी का गिलास पिया तो इतनी प्यास नहीं थी, आपको मार्जिनल यूटिलिटी जो भी मिली। जब दोपहर में आपको गर्मी भी लग रही थी, ज़्यादा प्यास लग रही थी, उस टाइम हो सकता है आपको ज़्यादा यूटिलिटी मिल जाए। सो अगर आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूस। देन सूटेबल और रीजनेबल क्वांटिटी, जो भी आप यूनिट कंज्यूम करेंगे इट शुड बी अ सूटेबल। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप ग्लास की बजाय आप वो जो बोतल के ऊपर कैप होता है उतना यूनिट ले लें। अब उतना अगर आप पहला सिर्फ एक वो कैप जितना पानी पिएंगे तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होने की बजाय कम हो जाएगी, दूसरा पिएंगे तो और ज़्यादा आपको यूटिलिटी मिलेगी, तीसरा पिएंगे तो और ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है। सो जो भी आप क्वांटिटी रख रहे हैं इट शुड बी रीजनेबल। जैसे एक गिलास हो सकता है, एक कप हो सकता है, या इसी तरह कोई ऐसी इतनी मेजरमेंट हो सकती है जिसको हम एक नॉर्मल और सूटेबल या रीजनेबल क्वांटिटी कह सकें। देन कैरेक्टर ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट बी चेंज्ड और डज नॉट चेंज। कैरेक्टर ऑफ द कंज्यूमर से मतलब आप लेट्स से कि एक इंडिविजुअल है, वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है एंड एट वंस ही डिसाइडेड टू गो टू द जिम फॉर द हेल्थ फिटनेस। अब उसका माइंड ही चेंज हो गया। अब हो सकता है कि वो चीज़ जो उसको पहले नुकसान, मतलब जिसको वो समझता था, जो उसको डिससेटिस्फेक्शन देती थी, जब वो जिम के बारे में सोचता है तो वही चीज़ उसको यूटिलिटी देना शुरू कर दे। यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडवांटेज एंड यूटिलिटी। ठीक है। मतलब यूटिलिटी के अंदर और फायदे के अंदर फर्क है। हो सकता है कि आपको गेम्स खेलना यूटिलिटी तो दे रहा है लेकिन फायदा नहीं दे रहा। ऐसे ही जैसे पढ़ना आपको शायद यूटिलिटी ना दे लेकिन आपको एडवांटेज दे। ये पॉइंट हो गया क्लियर?
So there is a difference between advantage and utility. Utility means your satisfaction. Satisfaction can come from anything. हो जैसे स्मोकिंग है फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग यूटिलिटी दे सकती है लेकिन एडवांटेज नहीं देती। ठीक है, सो यही बात कि अगर कैरेक्टर ही चेंज हो गया कंज्यूमर का तो हो सकता है उसको जो चीज़ पहले यूटिलिटी नहीं देती थी अब वो यूटिलिटी दे रही है। सो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने लॉ अप्लाई करना है तो फिर उसका, जब आप एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, ये एक सर्टेन टाइम पीरियड में उसका बिहेवियर देख रहे हैं, तो उसका एटीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। सिमिलरली, नो चेंज ऑफ फैशन, कस्टम्स एंड टेस्ट। So, जो भी चीज़ कंज्यूम की जा रही है उसका फैशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक शर्ट है जो मैंने एक शर्ट ली मार्केट से, उसने मुझे एक सर्टन यूटिलिटी दी। मैं जब एग्जैक्टली सिमिलर शर्ट दूसरी खरीदूंगा तो मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि मैं पहले से वो खरीद चुका हूँ। मैं बिल्कुल वही तीसरी शर्ट खरीद लेता हूँ तो मुझे उससे भी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर फैशन आ जाता है उस प्रोडक्ट का तो अब ये सीन उल्टा हो जाएगा। अब जितनी ज़्यादा शर्ट्स मैं खरीदता जाऊंगा उतनी मेरी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं एक फैशनेबल प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। ठीक है, सो अगर ये लॉ अप्लाई करना है तो फैशन में या जिसको रस्म और रिवाज कहते हैं, रिचुअल्स में या कस्टम्स में चेंज नहीं आना चाहिए। एंड लास्टली, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि जो भी कमोडिटी, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस में चेंज हो गया तो हो सकता है आपको दूसरा यूनिट ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शूज़ लेने जाते हैं और वो शूज़ आपको मिलते हैं 1,000 रुपये के। अब उस जब आप बाय करते हैं तो आपको उससे एक सर्टेन यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। बाद में मार्केट में सेल लग जाती है और वही 1000 वाले शूज़ आपको 400 में मिल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, हो सकता है आपको जो दूसरी, जो आपने बाद में खरीदी, जो आपने सेकंड पेयर ऑफ शूज खरीदे, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले वाले से ज़्यादा हो जाए। क्यों? बिकॉज उसकी प्राइस कम थी। ठीक है, सो ये कुछ एजम्पशंस हैं, लिमिटेशंस हैं कि अगर ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जैसे हमने कहा तो ये लॉ अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। So this whole topic or this whole concept today that we had studied is called law of diminishing marginal utility. इस पूरे टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। Yes, sir. Okay, very good. Then last topic of today is law of equimarginal utility. ये मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटी सी स्लाइड्स हैं, सो इसको आज कंप्लीट करते हैं। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। The law is also known as law of substitution or law of maximum satisfaction. Every prudent consumer will try to make the best use of the money at his disposal and drive the maximum satisfaction. अच्छा, यूटिलिटी पढ़ने का पहले तो ये याद रखें मकसद क्या है। यूटिलिटी इज कॉल्ड सेटिस्फेक्शन। सो हर कोई प्रूडेंट बंदा, एक अक्लमंद बंदा, एक समझदार बंदा, वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक ऐसा लॉ है जो हमें बताता है कि कैसे एक इंसान, कैसे एक कंज्यूमर, कैसे एक प्रूडेंट बंदा जो है वो कम से कम पैसे लगा के या कम से कम अपने रिसोर्सेज लगा के या जो भी रिसोर्सेज उसके पास है उनमें रहते हुए ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कैसे ले सकता है। ठीक है, सो ये लॉ हमें क्या बताता है, दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें प्लस ये बता रहा है कि इंसान के पास, जैसे अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इंसान के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तो नहीं है जिंदगी में कंज्यूम करने के लिए। मतलब वो पानी का एक गिलास पिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे तो नहीं है। हो सकता है वो एक गिलास पानी का पी ले, दूसरा गिलास वो जामे शीरी पी ले, तीसरा वो कोई कोल्ड ड्रिंक पी ले। ठीक है, सो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये बताता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट होगा
कितने नंबर या कितने पेयर्स या कितने गिलास पानी पिए, कितने गिलास शरबत पिए, कितनी बोतलें पिए, तो आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी. दैट लॉ इज the law that tells us this thing is called law of equimarginal utility. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कैसे 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन मिलके आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी देंगे, ये हमें बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. समझ आ गई ये बात? अगर नहीं आई तो बता दे, मैं रिपीट कर दूँ. फिर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं. ओके सर. ठीक है. सो इसकी बेहतर. इसी तरह जैसे एजम्पशंस हैं, इसकी भी कुछ एजम्पशन है इस लॉ की. फर्स्ट इज नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स. कि जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे, तो चीज़ों की प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए ये अभी मैंने आपको बताया. क्योंकि जब प्राइसेस चेंज होती हैं तो हमारी यूटिलिटी चेंज हो जाती है. एक चीज़ जो पहले कम यूटिलिटी दे रही थी, उस पर सेल लग गई, वो चीज़ हमें सस्ती मिली, तो हो सकता है वही चीज़ हमें ज़्यादा यूटिलिटी देना शुरू कर दे. सो पहली एजम्पशन ये है कि उसकी प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए. देन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड बी फिक्स्ड. उसकी जो भी अर्निंग है, जो रिसोर्सेज उसके पास है, जो इनकम है, वो सेम रहने चाहिए. अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो भी ये लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता. देन द कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड्स. मतलब कस्टमर प्रूडेंट है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ मुझे, इन अदर वर्ड्स वो सही नहीं है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, कौन सी चीज़ उसे ज़्यादा यूटिलिटी देती है, या किस चीज़ से उसको ज़्यादा बेहतर महसूस होता है. Then the consumer is normal person and tries to seek the maximum satisfaction. ये सेम पॉइंट है. The utility is measurable in cardinal terms. ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि यूटिलिटी हमें एज्यूम करना पड़ता है कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं. अदरवाइज कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम मेजर कर सकें कि यूटिलिटी 8 है या 6 है या 10 है या 15 है. तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिक फॉर्म में, जिसको हम कार्डिनल फॉर्म कहते हैं, में इंटरप्रेट कर सकते हैं. Then consumer has many wants and the goods have substitutes. Consumer has many wants. अगर उसकी want ही नहीं है, अगर उसकी है ही एक ही want, तो फिर उसको उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ठीक है. बाकी कोई भी चीज़ आप उसको देंगे, क्योंकि उसकी wants ही नहीं है, उसकी want ही एक है, तो फिर उसको सेटिस्फेक्शन भी एक ही चीज़ से मिलेगी, तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा. तो इसके लिए ज़रूरी है ये लॉ अप्लाई करने के लिए कि उसकी जो कंज्यूमर की वांट्स हैं, विशेस हैं, नीड्स हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए. एंड लास्टली द गुड्स हैव सब्स्टिट्यूट्स. के गुड्स जो हैं वो आप एक प्रोडक्ट की बजाय दूसरी प्रोडक्ट खरीद भी सके. अगर आप खरीद ही नहीं सकते कोई दूसरी प्रोडक्ट, तो फिर ये लॉ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं. क्योंकि ये लॉ तो हमें ये बताने वाला है कि कितने यूनिट किस प्रोडक्ट के यूज़ किए जाएँ, और फिर आपको अपनी प्रोडक्ट चेंज कर लेनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ले सकें. तो अगर मार्केट में अल्टरनेटिव भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो फिर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता. अब ये एक छोटा सा इसकी एग्जांपल है कि सपोज द कंज्यूमर हैज $6. ठीक है, $6 हैं उसके पास, और उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि अगर $1 है तो उससे 10 एप्पल जो है वो कंज्यूम करेगा, और बनाना कितने कंज्यूम करेगा, ये एक पूरा चार्ट है. सो सपोज कंज्यूमर है $6 दैट ही वांट्स टू स्पेंड ऑन एप्पल्स एंड बनाना. सो 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक एप्पल है, एक बनाना है, और पर्पस क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल यूटिलिटी ली जा सके. So the following table shows marginal utility of spending additional dollar of income on apples and bananas. अब पहले तो आप इस टेबल को समझें. लास्ट में जो MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी. MU ऑफ बनानास को बिल्कुल अभी जहन से निकाल दें, अभी सिर्फ पैसे और एप्पल्स की बात करते हैं. कि लेट्स से अगर $1 है और वो आप पहला मतलब एप्पल खरीदते हैं, तो आपको उससे 10 की मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. जब आप दूसरा भी डॉलर खरीदते हैं तो आपकी सेकंड एप्पल की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 9 रह जाती है. तो इस पॉइंट पे जब आप $2 एप्पल पे स्पेंड करेंगे, आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? सर 1. दोबारा बताएं. सर सेकंड पॉइंट पे 1 है. नहीं, मैं यूटिलिटी की बात कर रहा हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी की. वो तो आप मनी स्पेंड की बात कर रहे हैं.
19 हो जाएगी सर। 19 हो जाएगी। सो मार्जिनल यूटिलिटी देखें, जब आपने पहला एप्पल खरीदा, जब आपने $1 का एक एप्पल लिया तो उसने आपको 10 की मार्जिनल यूटिलिटी दी। सेकंड ने आपको 9 की मार्जिनल यूटिलिटी दी। सो टोटल कितनी हो जाएगी? 10 + 9 19। ठीक है, जैसे पहले उल्टा था, पहले आपको टोटल यूटिलिटी दिखाई गई थी, उसमें से आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे थे। अब हर एक की मार्जिनल यूटिलिटी बताई जा रही है और आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं ऐड करके। इसी तरह आपने $3 भी एप्पल पे लगाया तो उससे आपको 8 की मार्जिनल यूटिलिटी मिली। तो टोटल कितनी हो गई? 10 + 9 + 8, 19 27 + सर। 8 27। सिमिलरली आपने फोर्थ, अब ये याद रखें कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं? $6 हैं। सो आपने चौथा डॉलर भी लगा दिया, पांचवा भी लगा दिया, छठा डॉलर भी लगा दिया। सो ये एक ऑप्शन आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया। क्या कॉम्बिनेशन बना? कि आप 6 के 6 एप्पल खरीद लें। ठीक है, जब आप 6 के 6 जो भी आपके पास डॉलर्स थे, रिसोर्सेज थे, पैसे थे, वो आपने सारे एक ही प्रोडक्ट पे लगा दिए, तो आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? कैसे पता चलेगी? इनको ऐड कर लें। सो 10 + 9 19, 19 + 8 27, 27 + 7 34, 34 + 6 40 एंड 5 45। ऐसा ही है जी। जी यस सर। सर। सो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं सारे के सारे अपने रिसोर्सेज सिर्फ एप्पल पे लगा दूं तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 45 की मिली। 45 सर। अब एक और ऑप्शन देखते हैं। वो क्या ऑप्शन है? कि मैं सारे के सारे पैसे बनानास पे लगा दूं तो क्या होगा? 8 + 7 15 + 6 21 + 5 26 + 4 30 एंड 3 33। सो अगर मैं सारे पैसे बनानास पे लगा दूं तो क्या होगा? मुझे टोटल 33 यूटिलिटी मिलेगी, जो कि कम है एप्पल्स की निस्बत। तो अब मैं कंफ्यूज हूं कि या चलें एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अब मैं करता हूं कि पहला जो है वो मैं एप्पल पे लगा देता हूं, मतलब फर्स्ट यूनिट मैंने एप्पल पे लगाया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई। दूसरा यूनिट मैं एप्पल पे लगाता हूँ तो इसका मतलब है 10 + 8 18। फिर तीसरा मैं एप्पल बनाना पे लगाता, बाकी सारे बनाना पे लगाता हूँ तो 10 + 8 + 7 6 5 4 यहाँ तक मैं जाऊँगा। सो ये भी एक मुझे टोटल यूटिलिटी मिलेगी। सो आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं कितने एप्पल्स और कितने बनानाज या किस तरह कॉम्बिनेशन बाय करूँ, या उसको कंज्यूम करूँ, या उसको यूटिलाइज उसको मतलब खाऊं, तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो। ये चीज हमें बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब वो कैसे बताता है? वो कहता है कि इंसान को, एक प्रूडेंट कस्टमर को, एक प्रूडेंट कंज्यूमर को सबसे ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी तब मिलेगी जब एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी से मैच हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेकेंड पेन देख रहा हूँ कि अगर मुझे पेन मिल जाए इसमें। यानी कि अब मुझे $6 आपको पता है कंज्यूम करने हैं, तो आप ये देखें कि ये जो 7 है इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी से जब बराबर हो जाएगी तो ये कॉम्बिनेशन मुझे सबसे ज्यादा टोटल यूटिलिटी देगा। ये हमें बताता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हमने मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देखे ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स, मैंने सारे के सारे पैसे, सारे के सारे डॉलर एप्पल पे लगा दिए तो मुझे 45 मिली। मैंने सारे के सारे डॉलर्स बनानास पे लगा दिए तो मुझे 33 मिली। इसी तरह मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लें, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के आप $4 लगाएं एप्पल्स पे और $2 लगाएं बनानास पे तो आपको जो यूटिलिटी मिलेगी वो सबसे ज्यादा होगी। या आप कॉम्बिनेशन बना के भी देखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा आपके पास। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी का मतलब होता है सेम, बराबर हो गई, इक्वल हो गई। सो जहां पे दो प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाती है और आपने जितने पैसे रिसोर्सेज लगाने थे वो सारे लगा भी रहे हैं, तो उस पॉइंट पे आपकी टोटल यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होगी। ये पॉइंट समझ आ गया या नहीं आया? नहीं सर, ये सर एक क्लियर दफा फिर हो गया। समझा दें।
ओके देखिए, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी हमें ये कहता है कि आपने जितने भी रिसोर्सेज स्पेंड कर रहे हैं, आप उन दोनों की यूटिलिटीज को देखें, मार्जिनल यूटिलिटीज को देखें। जैसे यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल भी मौजूद है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनानास भी मौजूद है। सो जहाँ पे एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी, सेम हो जाएगी, उस पॉइंट पे आपको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। यानी कि अगर आप $4 एप्पल पे लगाएं और $2, क्योंकि ये 7 और 7 आप देखें ना सेम आ रही है, और $2 आप बनानास पे लगाएं, तो दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो गई। ये कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि 4 एप्पल्स एंड 2 बनानास, ये जो टोटल यूटिलिटी होगी आपको हमेशा मैक्सिमम देगा। इससे पहले भी मैच हो रहा है, 8 और 8 भी मैच हो रहा है। देखें 3 पे 8 हो रहा है और 1 पे 8 हो रहा है, लेकिन आप देखें अगर हम ये करेंगे तो $3 एप्पल पे लगेंगे और $1 बनाना पे लगेगा, तो ये तो 4 हो गए, लेकिन हमें कितने स्पेंड करने हैं? $6। ठीक है, इसी तरह आगे भी मैच हो रहा है, 5 पे भी हो रहा है, 6 और 6 भी मैच हो रहा है। लेकिन अगर हम $5 एप्पल पे लगा देंगे तो हमारे पास $3 बनाना पे लगाने के लिए नहीं है। ठीक है, सो हमें टोटल यूटिलिटी कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगी? उस पॉइंट पे जहाँ पे एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी दूसरी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाएगी। एट दैट पॉइंट वी विल हैव द मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी। अब समझ आ गया? यस सर, अब ठीक है। ठीक है, अब इसी पॉइंट को आप देखें, ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताए थे, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बने भी हुए हैं कि आप एक एप्पल और 5 बनाना देख लें तो ये इनको ऐड करेंगे तो 40 आएगा, 2 एप्पल और 4 बनानास कर लें तो 45 आएगा, 3 एप्पल्स एंड 3 बनानास तो 48, 4 एप्पल एंड 2 बनानास, ये वो कंडीशन है जिसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, 4 एप्पल्स एंड 2 बनानास। यहाँ की आपकी जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज 49 और ये मैक्सिमम होगी। इसके अलावा आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन देख लें उनकी टोटल यूटिलिटी हमेशा कम आएगी। ठीक है, सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जहां पे दो प्रोडक्ट्स की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है वहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि टोटल यूटिलिटी फॉर कंज्यूमर इज 49, दैट इज हाईएस्ट ऑब्टेनेबल विद एक्सपेंडिचर ऑफ $4 ऑन एप्पल्स एंड $2 on bananas. Here the condition mu of apple is equals to mu of banana. So marginal utility of apple और marginal utility of banana 7 और 7, जहाँ पे ये बराबर होंगे वहाँ पे आपको टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। Any other allocation of last dollar shall give you less utility to the consumer. आप उसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें वो हमेशा कम यूटिलिटी देगा। अब इस लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉलेज। मतलब ये प्रोडक्ट खाने पीने के लिए हमने देख ली, मूवी के लिए देख ली, नॉलेज के लिए ये अप्लाई नहीं होगा लॉ। और नॉलेज का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर इनकी यूटिलिटीज आप मैच नहीं कर सकते। सो जहाँ पे नॉलेज की बात आएगी वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ इनडिविजिबल गुड्स। इनडिविजिबल गुड्स का मतलब कि आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। आपके पास $6 है और $6 का लेट से सिर्फ एक ही एप्पल आता है, तो अब आप ये नहीं कर सकते कि आधा एप्पल ले लें, क्योंकि आधा एप्पल तो आपको कोई नहीं देगा। सो इनडिविजिबल गुड्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जो डिवाइड नहीं हो सकती, आपको सारे का सारा पैसा लगाना ही एक के ऊपर पड़ेगा, वहां पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में तो था ना कि हम $4 एप्पल पे लगा दें, $2 बनानास पे लगा दें, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट ही ऐसी हो कि वो आप उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते अपने पैसों को, अपने रिसोर्सेज को, तो ऐसी जगहों पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी हम यूटिलिटी को मेजर ही नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फिर हमें क्या पता कि मार्जिनल यूटिलिटी एक की क्या है और दूसरे की क्या है। सो वहां पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली द लॉ डज नॉट होल्ड वेल इन फैशन एंड कस्टम्स। ये भी क्लियर सी बात है कि फैशन और कस्टम्स जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ पे यूटिलिटीज जो है वो मैच नहीं करेंगी।
वहाँ पे हो सकता है जो प्रोडक्ट आपको ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है वो फैशन से आउट है, तो आप उसको पसंद ना करें या आप उसको खरीदें ही ना, क्योंकि वो फैशन से आउट है। सो आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं हो सकती ऐसे सिनेरियो में। दिस डज नॉट होल्ड वेल इन केस ऑफ वेरी लो इनकम। मतलब अगर आपके पास बहुत ही कम पैसे हैं तो फिर आपको खरीदना ही खरीदना है, फिर आप नेसेसिटी पे जाएंगे, फिर आप दूसरी प्रोडक्ट्स पे जा ही नहीं सकते। द लॉ फेल्स व्हेन गुड्स ऑफ चॉइसेस आर नॉट अवेलेबल। मतलब आपने लेट्स से कि आपको मैंगोज एंड एप्पल पसंद है और मैंगोज अवेलेबल ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपको जो यूटिलिटी मैक्सिमम मिलनी है वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली देर आर सर्टन लेजी कंज्यूमर्स। लेजी कंज्यूमर्स मीन्स के कस्टमर्स को पता ही नहीं है कि यूटिलिटी क्या होती है, या वो मैक्सिमम करना ही नहीं चाहते अपनी यूटिलिटी, वो कहते हैं जो मिल गया बस ठीक है, दैट इज़ फाइन। सो ऐसी जगहों पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। इट डज नॉट वर्क व्हेन देर आर फ्रीक्वेंट प्राइस चेंजेस। प्राइस चेंज होती जाएगी तो आपकी यूटिलिटी चेंज होती जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होती जाएगी, और मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होने का मतलब है आप कोई फैसला ठीक नहीं कर सकते। एंड लास्टली देयर मे बी अनलिमिटेड रिसोर्सेज, कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप सारी की सारी प्रोडक्ट ही खरीद सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मतलब फिर आपके पास $6 नहीं है कि 4 एप्पल पे लगाएं, 2 बनानास पे लगाएं, बल्कि आपके पास इतने हैं कि आप सारे के सारे एप्पल भी खरीद लें, बनानास भी खरीद लें, तो ऐसी सूरत में आपकी जो टोटल यूटिलिटी है ऑब्वियसली वो मैक्सिमम होगी। सो ऐसी जगह जहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं वहाँ पे भी ये रूल या लॉ अप्लाई नहीं होता। जी, इस टॉपिक तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर अगर हम सारे एप्पल्स और बनाना खरीद लेंगे लेकिन सर हम उसको यूज तो नहीं कर सकेंगे ना, तो ये लॉ अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि सर हम एक सर्टेन अमाउंट ही खा सकेंगे, उसके बाद उसने खराब ही हो जाना है। ओके, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स बिहेवियर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको, ये तो अभी आपने एक पेरिशेबल आइटम की बात की ना, मतलब एप्पल और बनाना चलें ये खराब हो सकते हैं, लेकिन जो कमोडिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ भी तो हो सकती हैं, वो कंप्यूटर और लैपटॉप्स भी तो हो सकते हैं, वो गोल्ड और डायमंड्स भी तो हो सकते हैं, वो तो खराब नहीं होते। ठीक है, सो इसलिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है फिर आप गोल्ड भी ले लेंगे, फिर आप डायमंड्स भी बहुत सारे ले लेंगे और वो दोनों रख लेंगे, तो आपकी यूटिलिटी तो ऑब्वियसली तभी मैक्सिमम होगी ना जब सारे के सारे ही आ गए आपके पास। ठीक है, ये बाय चांस एक एग्जांपल वो थी जो पेरिशेबल थी, कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आया कि एप्पल्स और बनानाज हैं तो एप्पल खराब हो जाएंगे या बनानाज खराब हो जाएंगे, बट ये कमोडिटी या ये जो पेयर है, ये जो ऑप्शंस हैं, ये चेंज भी तो हो सकते हैं, वो एप्पल और बनानाज की जगह गोल्ड और डायमंड भी हो सकता है। सो इसलिए जनरली एक पॉइंट है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? ओके जी, दैट्स फाइन। असाइनमेंट आपके पेज पे गूगल क्लासरूम में अपलोड हो जाएगी, वो आपने सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास से पहले, दैट मीन्स यू हैव अ कंप्लीट वीक फॉर दैट, थर्सडे तक आपने मुझे वो सबमिट करवानी है, और फ्राइडे को जो है वो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो डिस्कस करेंगे। रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, असाइनमेंट भी शेयर हो जाएगी, और वो असाइनमेंट की सबमिशन डेट भी मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली हो सकता है कि एग्जाम से पहले आपकी आखिरी क्लास हो, सो इसलिए नेक्स्ट क्लास को सब ज़रूर ज्वाइन करें, और जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के वो नोट डाउन करके रखें, ताकि वो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकें और पेपर अकॉर्डिंगली आपका प्रिपेयर हो सके। ठीक है जी, ओके बेटा, नेक्स्ट यस वीक दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सर जी बेटा। सर मिड से पहले वाला सिलेबस भी मतलब ऐड होगा? जी बिल्कुल, मिड से पहले वाला सिलेबस भी होगा। जी, एनीथिंग एल्स?